गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टारगेट HPSSC HPPSC टॉप MCQs फॉर एनी एग्ज़ाम, जिसमें हम पार्ट 3 करने वाले हैं आपका। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके वो HP टेट में, JBT में, शास्त्री में, HP PhD में और लैंग्वेज टीचर में, HP TGT में, HP पुलिस में, HP पटवारी में, सभी एग्ज़ाम्स के लिए अनिवार्य है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप इसको शेयर कर दीजिए अच्छे से, और अगर कोई फेसबुक चलाता है तो फेसबुक पर आप किसी भी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारे साथ जो है ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो चलता हूं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम पूछा है यहाँ पे। देवनागरी लिपि कहाँ से निकली है उसका विकास क्रम पूछा है। तो सबसे पहले आपकी देवनागरी लिपि से पहले आई आपकी ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि आई, फिर आपकी नागरी लिपि आई, उससे पहले गुप्त लिपि आई, फिर आपकी नागरी लिपि आई, फिर आपकी नागरी से देवनागरी आई। तो देखिए, ब्राह्मी के बाद गुप्त लिपि आई, गुप्त लिपि के बाद नागरी आई, नागरी के बाद देवनागरी आई। तो देवनागरी का उद्गम कहाँ से हुआ? ब्राह्मी से ही हुआ, और गुप्त लिपि और नागरी का उद्गम भी कहाँ से हुआ? ब्राह्मी लिपि से ही हुआ, ठीक है। तो ये क्रम है आपका, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पहले ब्राह्मी आई, फिर गुप्त लिपि आई, फिर नागरी लिपि आई, फिर देवनागरी लिपि आई। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? व्यंजन पूछा गया है यहाँ पे, संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले हम वर्णमाला की बात करते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला में आपके पास वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, इतना पता है। और उसी तरह से हम स्वर और व्यंजन में दो तरह से वर्णों को डालते हैं, ठीक है। स्वर हो गया आपके अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अगर आपको पूछा गया कि मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने स्वर हैं, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर, बोलने के आधार पर कितने स्वर हैं, तो आपके 10 स्वर हैं। उसमें कौन कौन से नहीं है? एक तो री नहीं है, और एक अंग और अह नहीं है। और अगर नॉर्मल हम बोलते हैं कि हिंदी में कितने स्वर हैं, तो उसमें 11 स्वर होता है, जो आपका री को भी जोड़ता है। और अगर बोलते हैं लेखन के आधार पर कितने स्वर हैं, तो लेखन के आधार पर है आपके 13। तो मूलतः उच्चारण के आधार पर 10, नॉर्मल जो आपके स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, और जो लेखन के आधार पर होता है वो 13 होते हैं। उसमें री को भी जोड़ा जाता है, अंग को भी जोड़ा जाता है, अह को भी जोड़ा जाता है। तो स्वर की संख्या वैसे 11 ही होती है, लेकिन बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं, और लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन भी हम 3 तरह से डिनोट करेंगे। एक नॉर्मल डिनोट करेंगे, एक लेखन के आधार पर डिनोट करेंगे, और एक आपका उच्चारण के आधार पर। नॉर्मल आपको पता है कि 33 व्यंजन होता है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर कितने व्यंजन होंगे? 35 व्यंजन, और लेखन के आधार पर भी 35 व्यंजन होंगे। प्लस इसमें 4 संयुक्त व्यंजन होंगे। क्या होंगे? 4 संयुक्त व्यंजन होंगे, वो लेखन के आधार पर ही होंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन की बात करी है। संयुक्त व्यंजन में आपके पास क वर्ग आता है, क ख ग घ वाला। च वर्ग आता है, च छ ज झ वाला। ट वर्ग आता है, ट ठ ड ढ वाला। त वर्ग आता है, त वर्ग त थ द ध न वाला। प वर्ग आता है, प फ भ भ म वाला। उसी तरह से अंतःस्थ आते हैं, जिसमें य र ल व आता है। फिर आपका ऊष्मा आता है, जिसमें श पेट कटा श स ह आता है। फिर आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी कि क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, जो 2 शब्दों के मिलने से बनते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। अंतस्थ कौन से हो गए? य र ल व। ऊष्मा कौन से हो गए? श पेट कटा श स ह। संयुक्त व्यंजन कौन से हो गए? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन कौन सा है? त्र। त्र संयुक्त व्यंजन है।
तो त्र किससे बनता है? आधा त और र, हलंत है ये नीचे त के नीचे, तो जब हलंत लग जाता है तो वो आधा हो जाता है। क्ष किससे बनता है? ये भी संयुक्त व्यंजन है, आधा क पेट कटा श। उसी तरह से ज्ञ किससे बनता है? ज्ञ, तो ये ज आधा और य से। और उसी तरह से आपका जो श्र है वो श और र से बनता है। ठीक है, तो ये चारों के चारों संयुक्त व्यंजन थे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प आपका प वर्ग में आता है, ट आपका ट वर्ग में आता है, य आपका अंतस्थ है। क्या है? अंतस्थ। अंतस्थ भी चार हैं, य र ल व। ये नोट कर लीजिए, आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं? देखिए यहाँ पर पूछा गया है मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं। तो वर्ण को हम भी दो तरह से जोड़ेंगे, तीन तरह से। वर्ण को उच्चारण के आधार पर, नॉर्मल रूप से, और आपका लेखन के आधार पर। ठीक है, अगर उच्चारण के आधार पर पूछा गया तो 45 वर्ण, और अगर नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं जैसे 11 स्वर और 33 व्यंजन तो 44 वर्ण, और आपका लेखन के आधार पर 52 वर्ण, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं। तो लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, नॉर्मल जो वर्ण हैं आपके 44 हैं, और उच्चारण के आधार पर 45 हैं। तो उच्चारण के आधार पर पूछा गया है यहाँ पे तो 45, बी ऑप्शन इसका याद राइट आंसर है। अगर पूछा गया कि हिंदी में कितने उच्चारण स्थान हैं तो आपको 44 याद रखना है। हिंदी में कितने मतलब व्यंजन हैं और स्वर हैं तो 11 व्यंजन और 33 व्यंजन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से ये याद रखें, यहाँ पे ऊष्मा कर दें, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन में आपके पास श, पेट कटा श, स, ह आता है। ठीक है, तो स दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका ऊष्म व्यंजन है। क्या है? स आपका ऊष्म व्यंजन है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। द याद रखिए, द आपका त वर्ग में आता है, ब आपका प वर्ग में आता है, य र ल व, लव मैंने बता दिया आपका अंतस्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ल किस तरह का व्यंजन है? ल किस तरह का व्यंजन है? तो मैंने आपको बताया कि ल क्या है? आपका अंतस्थ। अंतस्थ। ऊष्मा में आपके पास यहाँ लिखा देता हूँ श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अंतस्थ में य, र, ल, व। और द्विगुण व्यंजन, द्विगुणीय व्यंजन आप याद रखें, ये आपके ट वर्ग में आते हैं। ड के नीचे बिंदी है तो दो व्यंजन जुड़ गए वहाँ पे, तो वो ढ के नीचे बिंदी है तो ये अड बन जाता है। तो ये द्विगुण व्यंजन है दोनों, तो याद रखना है। तो इसका ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर कौन सी सिंधु घाटी साइट पाई गई है? तो देखिए पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में आपका कौन सी साइट है रावी नदी के किनारे? तो देखिए रावी नदी आपको याद रखनी है, पंजाब पाकिस्तान में है, हिमाचल से बह कर जाती है और बड़ा बंगाल से निकलती है हिमाचल के। ठीक है, और ये पाकिस्तान में सिंधु घाटी नदी की सहायक नदी है। तो मोंटगोमरी ज़िले में एक सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है, उस साइट का नाम क्या है? वो है हड़प्पा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसकी खोज आपके दयाराम साहनी जी ने की थी, पाकिस्तान में पड़ती है ये। उसी तरह से मोहनजोदड़ो याद रखें, ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई साइट है। ठीक है, जो आपके लरकाना ज़िले में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, और इसकी जो खोज थी वो राखलदास बनर्जी ने की थी। चंदहुदड़ो आप याद रखिए, ये भी इंडस के सिंधु नदी के किनारे पर है, ये नवाबशाह ज़िले में है उसके, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के। ठीक है, और एन जी मजूमदार ने इसकी
खोज की थी। लोथल जो है ये एक पोर्ट है, डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं, बंदरगाह, और ये आपके गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी आदान प्रदान दूसरे देशों के साथ होते थे तो वो लोथल से ही होते थे। और लोथल जो है आपके भार्गव नदी के किनारे है, कठियावाड़ ज़िले में है, गुजरात के, इंडिया में। और SR राव ने इसकी 1954 में खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी छोर में कौन सी साइट है? तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी छोर में साइट देखते हैं तो ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। सबसे पहले नॉर्थ की देखते हैं तो पहले रोपड़ हुआ करती थी। रोपड़ आपकी जो है पंजाब में है। अब जो है मांडा है, मांडा जो आपके जम्मू कश्मीर में है। साउथर्न में देख लीजिए, साउदर्न में आपके भागत्रवा गुजरात में है और दायमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसी तरह से आपके वेस्टर्न कोस्ट में देखिए सुतकागेंडोर। ठीक है, ये आपका सुतकागेंडोर जो है पाकिस्तान बॉर्डर पर ही है। ठीक है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर मकरान कोस्ट में। ठीक है, और ये याद रखें ईस्टर्न कोस्ट में आलमगीरपुर यूपी में है। तो आपको याद रखनी है कि रोपड़ मांडा जो है आपकी उत्तरी छोर की साइट है, ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा। और ईस्टर्न की साइट कौन सी है? आलमगीरपुर यूपी में। और वेस्टर्न की साइड कौन सी है? सुतकागेंडोर आपकी ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर है। और भगत्रवा और दायमाबाद आपकी साउदर्न मोस्ट साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो यहाँ पर आपको याद रखना ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ महादेव की मूर्ति कहाँ पर पाई गई थी? तो देखिए पशुपतिनाथ की मूर्ति पूछी गई है यहाँ पे, तो वो कहाँ पर पाई गई थी? तो देखिए पशुपतिनाथ की मूर्ति आपको मिली थी मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में आपको सबसे बड़ी बिल्डिंग भी मिली थी यहाँ पे। ठीक है, जो सबसे बड़ा नगार था वो भी यहीं मिला था, सबसे बड़ा ग्रेट बाथ भी यहीं मिला था। और मदर गॉडेस की जो क्ले की मूर्ति थी वो भी यहीं पे मिली थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हड़प्पा में आपको क्या मिला था? यहाँ पर आपको एक तरह से लिंगम भी मिला है यहाँ पे, और एक योनी भी मिली थी यहाँ पे। और उसी तरह से डाइस होती है ना आपके जुआ खेलने के लिए, तो वो भी यहीं पे मिली थी। और उसी तरह से चनहुदड़ों में मन के बनाने के कारखाने मिले थे। लिपस्टिक भी यहीं मिली थी, लड़कियों को खुश हो गई होनी अब तो लिपस्टिक का नाम सुन के। टेराकोटा बॉटल भी यहीं मिला था आपका। और ब्रॉन्ज का टॉय कार्ट भी यहीं मिला था आपका। और लोथल जो था वहाँ पर सबसे बड़ी जो है राइस हस्क भी मिली थी, सबसे बड़ी डॉकयार्ड मिली थी, और राइस हस्क भी मिली थी, जो धान का जो बाहर का कवर होता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिंधु घाटी सभ्यता पर जुते हुए खेत पाए गए थे? तो देखिए जुते हुए खेत कहाँ पर मिले थे आपको? वो मिले थे आपको कलीबंगा राजस्थान में। और ये कलीबंगा कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे पर है। तो घग्गर नदी आपको पूछ ली जाती है कि कहाँ पर है? राजस्थान में है, हनुमानगढ़ ज़िले में, और ये कलीबंगा वहीं पर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मन के बनाने के कारखाने कहाँ पर पाए गए थे? तो मन के बनाने के कारखाने आपके पाए गए थे चनहुदड़ो में। चनहुदड़ो आपका पाकिस्तान में है। धोलावीरा आपका गुजरात में है, जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बनवाली आपका ये में भी आपका ये जो है आपका घग्गर हिसार हरियाणा में है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ साइनोनियम ऑफ गैदर? गैदर क्या होता है? गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इकट्ठे करने को क्या बोलेंगे हम? एक्यूमुलेट भी बोलेंगे, कलेक्ट भी बोलेंगे, पाइल भी बोलेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। साइनोनियम क्या होता है? सेम मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कोई स्पेलिंग जो है करेक्ट है, चारों में से आपको चेक करनी है। कंसीट,
कंसीट की स्पेलिंग होती है CONCEIT। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कंसीट होता है मे बी घमंड करना, घमंड करना, एंगर जिसको बोलते हैं, ईगो। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई आपको अगर स्पेलिंग आती है तो आप इसको लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जितनी भी आपको स्पेलिंग्स आती है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अच्छे से, मैं चेक करूँगा कि किसकी कितने पानी में है। चूज़ द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन देयर मीनिंग ऑफ अडॉप्ट। अपोजिट मीनिंग पूछा गया है, एंटोनियम पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट एंटोनियम बताना है आपको अडॉप्ट का। अडॉप्ट का मीनिंग होता है ग्रहण करना। ठीक है, तो एक्सेप्ट तो साइनोनियम हो गया, हैव भी साइनोनियम होगा, गिव भी साइनोनियम हो गया। ठीक है, रिजेक्ट तो रिजेक्ट करना, किसी ग्रहण की हुई चीज़ को रिजेक्ट करना वापस, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटोनियम होगा वो अडॉप्ट का। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इर्रेगुलर ल्यूमिनस बैंड ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। इर्रेगुलर ल्यूमिनस स्टार्स बैंड ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। स्टार्स का गुच्छे को क्या बोलते हैं, स्टार्स के गुच्छे को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गैलेक्सी, गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, तो इनऑडिबल देखते हैं, जो सुनाई ना दे। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, जो सुनाई ना दे आपको इनऑडिबल। और ऑडिबल क्या होता है, दैट विच कैन बी हियर्ड, जो सुनाई दे। इनक्रेडिबल क्या होता है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको हम सही ना कर सकें, इनक्रेडिबल। और उसी तरह से इंडिस्पेंसिबल क्या होता है, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड ना कर सकें। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल विच फिट्स इन दिस। इनमें से चारों में से करेक्ट आर्टिकल चूज़ करना है जो इस सेंटेंस में फिक्स हो जाए। आई हैव बिन वर्किंग हेयर फॉर अबाउट डैश ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, द आएगा इसका आंसर, क्योंकि ईयर की बात हुई है ना, तो द आएगा इसका आंसर। बड़े टाइम की बात हुई है तो द आएगा इसका आंसर। ठीक है, फॉर अबाउट अ ईयर नहीं हो सकता था, क्योंकि छोटा ईयर की बात हुई है, तो यहाँ पर द आएगा इसका आंसर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप आर्टिकल्स अच्छे से कर लीजिए, प्रीपोजिशंस अच्छे से कर लीजिए, इसके एंटोनियम साइनोनियम्स अच्छे से कर लीजिए, आइडियम्स अच्छे से कर लीजिए, तो मैक्सिमम जो आपके एग्ज़ाम्स हैं HPSSC के, HPPSC के, HPTST का, HPPST का, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं वो कवर अप हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के इसी वीडियो से। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।